जय हिंद। मैंग्रोव्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स की कहानी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इन्हीं कोरल रीफ्स के अंदर हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ कोरल्स के बारे में और पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस एंड थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, कोरल रीफ्स का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोरल रीफ्स आर बेसिकली अंडर वाटर मराइन लैंडफॉर्म्स। अंडर वाटर मराइन लैंडफॉर्म्स होते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स मराइन लैंडफॉर्म्स होते हैं, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन ये जो कोरल रीफ्स हैं, ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं? कोरल रीफ्स का जो फॉर्मेशन है वो अपने आप में बेहद यूनिक है। होता क्या है, एक मराइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कोरल पॉलिप्स बुलाया जाता है। एक मराइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कोरल पॉलिप्स बुलाया जाता है। और जब ये कोरल पॉलिप्स मरते हैं तो इनका स्केलेटन रह जाता है, और ये जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो मरे हुए कोरल पॉलिप्स का स्केलेटन है, इसी स्केलेटन के ऊपर जो नए कोरल पॉलिप्स हैं वो अपना घर बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक लंबा चौड़ा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये जो मराइन लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कोरल रीफ बुलाया जाता है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटन रिमेन्स ऑफ मराइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज कोरल पॉलिप्स। और ये जो स्केलेटन होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इजी और सिंपल सी बात है। हो क्या रहा है, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये जब मरते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है वो रह जाता है, और ये जो स्केलेटन होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जो स्केलेटन होता है इसी के ऊपर जो नए कोरल पॉलिप्स हैं वो अपना घर बनाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये इसी तरीके से चलती रहती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ इसी को कोरल रीफ्स बुलाया जाता है। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये मराइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं विद जूजेंथले। जूजेंथले जो कि एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं और ये जो जूजेंथले हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये जूजेंथले के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और क्या फायदा होता है? ये जो जूजेंथले होता है, क्योंकि ये एल्गी है तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इसका मतलब ये जो जूजेंथले है ये फूड प्रोड्यूस कर पाता है। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये जूजेंथले से फूड लेते हैं, ये जूजेंथले के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। और ये जो जूजेंथले है, ये जूजेंथले क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है तो ये सनलाइट वाले एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकता है, डीपर वाटर्स में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये जूजेंथले क्या करता है, ये जूजेंथले जो है वो इन कोरल पॉलिप्स की बॉडीज में रहने की शुरुआत कर देता है। इन कोरल्स की बॉडीज को कॉलोनाइज करने की शुरुआत कर देता है। कोरल्स की बॉडीज के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में रहता है जूजेंथले। जूजेंथले क्या दे रहा है कोरल्स को? फूड दे रहा है। और कोरल से ले क्या रहा है? क्योंकि ये डीपर वाटर्स में सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसको सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो जूजेंथले है ये कोरल्स की बॉडीज के अंदर रहता है। तो ये जो कोरल पॉलिप्स हैं और ये जो जूजेंथले है ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कोरल्स होते हैं इनमें खुद में कोई कलर नहीं होता है, खुद में तो ये एकदम प्लेन वाइट कलर के होते हैं। लेकिन आप इमेज में देख रहे हो कि ये जो कोरल रीफ है ये बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रही है। ये कलर कहाँ से आता है? ये कलर प्रोवाइड करता है जूजेंथले। ये जो कोरल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट कोरल्स और दूसरे होते हैं हार्ड कोरल्स। आप खुद ही सोच के देखो, इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर अगर क्रिएट हो रहा है तो सॉफ्ट कोरल्स उसको क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हार्ड कोरल्स जो हैं
वो इतने लंबे चौड़े कोरल रीफ्स को बिल्ड करते हैं। इजी और सिंपल सी बात है, इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। कोरल रीफ्स क्या हैं? मराइन लैंडफॉर्म्स हैं। फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में अभी हमने बात की है। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं और ये जो ज़ूज़ैंथले है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कोरल्स हैं इनके पास में कलर कहाँ से आता है? इनको कलर प्रोवाइड करता है ज़ूज़ैंथले। ये जो कोरल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट कोरल्स और दूसरे होते हैं हार्ड कोरल्स। ये जो हार्ड कोरल्स होते हैं यही सिर्फ रीफ्स को बिल्ड कर सकते हैं, सॉफ्ट कोरल्स जो हैं वो रीफ्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है अबाउट द कंडीशंस फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ कोरल पॉलिप्स। देखो, कोरल रीफ्स के बनने के लिए जो प्राइमरी चीज है वो प्राइमरी चीज क्या है? कोरल पॉलिप्स का एग्जिस्टेंस। ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं इनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए असेंशियल कंडीशंस क्या हैं? ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में अकर होते हैं। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में अकर होते हैं। ऐसा वाटर जिसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो और 29 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो और 29 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। ये बेस्ट टेम्परेचर है इन कोरल पॉलिप्स के सर्वाइवल के लिए। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये 30-35 डिग्री नॉर्थ साउथ के बियॉन्ड बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं कोरल पॉलिप्स। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये फोटिक जोन में अकर होते हैं, सनलाइट जोन में अकर होते हैं लगभग 30 to 40 फैदम्स तक, या फिर ये कहें कि लगभग 80 to 100 मीटर की डेप्थ तक ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये देखने को मिलते हैं। ये जो कोरल्स हैं ये अबव द सी लेवल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जिस पानी में कोरल पॉलिप्स सर्वाइव करते हैं वहां पे सैलिनिटी जो है वो लेस देन 33 पार्ट्स पर 1000 नहीं होनी चाहिए। बेस्ट क्या है? 35 से लेके 37 पार्ट्स पर 1000 के बीच में सैलिनिटी होनी चाहिए। ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ये बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। डेलिकेट इकोसिस्टम है इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस में अगर जरा भी चेंज आएगा तो ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे, बहुत जल्दी नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं इनको फ्रेश, इनको क्लीन और न्यूट्रिएंट वाला वाटर चाहिए। हालांकि ये न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इनमें एबिलिटी होती है कि ये न्यूट्रिएंट्स को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कंडीशंस फॉर हेल्दी ग्रोथ क्या है? एक तो ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में अकर होते हैं। ऐसा वाटर जिसका सरफेस टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए और मोर देन 29 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ही अकर होते हैं। ये देखने को मिलते हैं फोटिक जोन में, सनलाइट जोन में। ये जो कोरल्स हैं ये अबव द सी लेवल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सैलिनिटी जो है वो 35 से लेके 37 पार्ट्स पर 1000 के बीच में होनी चाहिए। बड़ा ही डेलिकेट इकोसिस्टम होते हैं, जरा सा भी अगर चेंज आएगा कंडीशंस में तो ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। इनको फ्रेश और क्लीन वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, कोरल रीफ्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, होपफुली वो तो आपको समझ में आया होगा। अब कुछ फैक्ट्स हैं। ये जो कोरल रीफ सिस्टम्स होते हैं इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस भी बुलाया जाता है। ये जो कोरल रीफ सिस्टम्स होते हैं इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस भी बुलाया जाता है। और यहीं से आप इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस बुलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रीफ सिस्टम्स हैं इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और इनमें हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे इंडियन वाटर्स में लगभग 19,000 स्क्वायर किलोमीटर में कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। ये जो कोरल रीफ सिस्टम्स हैं इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस बुलाया जाता है और हमारे इंडियन वाटर्स में लगभग 19,000 स्क्वायर किलोमीटर में कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि कितने टाइप के कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरीली 4 टाइप के कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। एक होती हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, और फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होती हैं? फ्रिंजिंग रीफ्स जो होती हैं वो कोस्ट पे देखने को मिलती हैं। जैसे ये खूब सारा पानी भरा हुआ है, ये खूब सारा पानी भरा हुआ है और ये है कोस्टल एरिया। इस कोस्टल एरिया से एकदम चिपक के ये देखने को मिल रही है कोरल रीफ। जो कोस्ट से लग के कोरल रीफ बनती है उसको बुलाया जाता है फ्रिंजिंग रीफ। कोस्ट के साथ में एकदम चिपक के जो कोरल रीफ बन रही है उसको फ्रिंजिंग रीफ बुलाया जाता है। दूसरी होती है बैरियर रीफ। ये जो बैरियर रीफ होती है ये टुवर्ड्स द सी देखने को मिलती है। बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं कि ये है कोस्ट और ये खूब सारा पानी भरा हुआ है, तो ये जो रीफ है ये कोस्ट से थोड़ा सा दूर बनेगी। कोस्ट और रीफ के बीच में थोड़ा सा पानी देखने को मिलेगा, छोटी सी वाटर बॉडी देखने को मिलेगी और इसको क्या बुलाया जाता है? इसको लगून बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? लगून बुला दिया जाता है। ये जो है जो कि सी के तरफ बनी कोरल रीफ, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को बैरियर रीफ बुलाते हैं। कोस्ट से एकदम चिपक के जो रीफ बन रही है उसको फ्रिंजिंग रीफ बनाते हैं और ऐसी रीफ जो कि कोस्ट से थोड़ा सा दूर बन रही है, टुवर्ड्स द सी बन रही है, उसको क्या बुलाते हैं? उसको बैरियर रीफ बुलाते हैं। और तीसरे होते हैं अटोल्स। ये जो अटोल्स होते हैं ये ओपन सी में देखने को मिलते हैं। कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर ओपन सी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऊपर से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और बीच में पानी भरा हुआ दिखाई देगा। ये जो बीच में पानी भरा हुआ है इसको लगून बोलते हैं। तो अटॉल्स जो हैं वो ओपन सी में देखने को मिलते हैं। और चौथे पैच रीफ्स। पैच रीफ जो होती हैं वो स्मॉलर रीफ्स होती हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, सिलेंडर के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। ये जो सिलेंडर के फॉर्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसको कोरल पिनेकल्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कोरल पिनेकल्स बुलाया जाता है। देखो, कोस्ट से चिपक के एकदम जो रीफ देखने को मिलती है उसको फ्रिंजिंग रीफ बुलाते हैं। कोस्ट से थोड़ा सा दूर जो रीफ देखने को मिलती है उसको बैरियर रीफ बुलाते हैं और ओपन सी में जो रीफ देखने को मिलती है उसको अटॉल बुलाते हैं और बहुत छोटी सी जो रीफ देखने को मिलती है उसको पैच रीफ बुलाते हैं। ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये हमारे अंडमान में देखने को मिलती है। अंडमान में देखने को मिलती है फ्रिंजिंग रीफ। ये जो बैरियर रीफ है ये हमारे निकोबार और लक्षद्वीप में देखने को मिलती है। ये जो अटोल्स हैं ये हमारे लक्षद्वीप और निकोबार में देखने को मिलते हैं। और ये जो पैच रीफ्स हैं ये देखने को मिलती हैं पाल्क वे में, ये देखने को मिलती हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, ये देखने को मिलती हैं गल्फ ऑफ कच्छ में। फ्रिंजिंग रीफ कहाँ पे देखने को मिलती हैं? अंडमान में देखने को मिलती हैं। बैरियर रीफ्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं? निकोबार में देखने को मिलती हैं और लक्षद्वीप में देखने को मिलती हैं। अटोल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं और निकोबार में देखने को मिलते हैं। और पैच रीफ्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं? पाल्क वे में देखने को मिलती हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलती हैं और गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलती हैं। इंडिया में 4 मेजर रीफ्स देखने को मिलती हैं। जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली रीफ हमारे कंट्री में देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है अंडमान एंड निकोबार में। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप आइलैंड्स में मेजर रीफ देखने को मिलती है। फिर इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार में मेजर रीफ देखने को मिलती है और फिर इसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ में मेजर रीफ देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स कौन कौन से हैं? होपफुली आपको समझ में आएगा। फ्रिंजिंग रीफ जो कि कोस्ट से चिपक के बनती है, बैरियर रीफ जो कि कोस्ट से थोड़ा सा दूर बनती है, अटोल जो कि ओपन सी में बनता है और पैच रीफ जो छोटी रीफ होती है उसको बुलाते हैं पैच रीफ। अब बात आती है कोरल रीफ्स के सिग्निफिकेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। एक तो ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट होते हैं। जितनी भी टोटल मराइन स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनमें से लगभग 25% ऑफ द मराइन स्पीशीज जो हैं
वो इन कोरल रीफ्स में देखने को मिलती हैं। और ये जो कोरल रीफ्स हैं ये सिर्फ ओशन फ्लोर का 1% हिस्सा कवर करते हैं, उससे भी कम हिस्सा कवर करते हैं, मतलब एरिया वाइज लेस देन 1%। और कितनी मराइन स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं? 25% मराइन स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट होते हैं ये कोरल रीफ्स। ये जो कोरल रीफ्स हैं ये कोस्टल प्रोटेक्शन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो कोरल रीफ्स हैं ये वेव्स के अगेंस्ट में, फ्लड्स के अगेंस्ट में, इरोजन के अगेंस्ट में नेचुरल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। आप खुद ही सोच सकते हो, जैसे मान लेते हैं ये फ्रिंजिंग रीफ है या मान लेते हैं ये बैरियर रीफ है। अब बहुत तेज अगर वेव आएगी तो ये जो बैरियर रीफ है ये इस वेव को प्रिवेंट करेगी या नहीं करेगी? फ्लड आएगी तो उसको प्रिवेंट करेगी या नहीं करेगी? बट ऑब्वियस सी बातें करेगी। तो कोस्टल प्रोटेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये कोरल रीफ्स। ये जो कोरल रीफ्स हैं ये फिशेस को सपोर्ट करती हैं, फिशेस की ब्रीडिंग को, फिशेस की फीडिंग को, फिशेस की नर्सरी को सपोर्ट करती हैं। तो फिशरीज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन कोरल रीफ्स का। ये जो कोरल रीफ्स हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्लाइमेट रेगुलेशन में, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने में और स्टोर करने में, बेसिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये कोरल रीफ्स। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करती हैं और स्टोर करती हैं। ये जो कोरल रीफ्स हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है कोरल रीफ्स का। इसके अलावा फिशिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राउंड होती हैं ये कोरल रीफ्स। कल्चरल और एस्थेटिक इंपॉर्टेंस है इनकी, और इतना बड़ा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। तो साइंटिफिक पर्पसेस से भी ये जो कोरल रीफ्स होती हैं ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये जो कोरल रीफ्स होती हैं ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट होती हैं। दूसरा, ये जो कोरल रीफ्स हैं ये कोस्टल प्रोटेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तीसरा, फिशेस की ब्रीडिंग के लिए, नर्सिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कोरल रीफ्स का। चौथा, ये जो कोरल रीफ्स हैं इनका क्लाइमेट रेगुलेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो कोरल रीफ्स हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है, इनकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस है, और साइंटिफिक रिसर्च में भी ये जो कोरल रीफ्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद बात आती है थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स को खतरा किन चीज़ों से है? जो सबसे बड़ा खतरा है वो है क्लाइमेट चेंज से, वो है ओशन वार्मिंग से। अभी हम बात कर रहे थे कि कोरल पॉलिप्स के सर्वाइवल के लिए ये जो कंडीशंस हैं ये कंडीशंस बहुत ही फ्रजाइल हैं। अगर ऐसी कंडीशंस मिल रही हैं तो ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये इजीली सर्वाइव करेंगे, लेकिन इन कंडीशंस में अगर जरा भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। और हमें तो पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, और जब सी टेम्परेचर राइज करता है तो ये जो कोरल्स होते हैं ये जूज़ैंथेले को अपने बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं, और जब ये एक्सपेल करेंगे तो इनकी डेथ देखने को मिलेगी, कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी। तो क्लाइमेट चेंज और ओशन वार्मिंग जो है वो बड़ा खतरा है इन कोरल रीफ्स के लिए। ओशन एसिडिफिकेशन, जब ओशन वाटर्स एसिडिफाई होते हैं तो ये जो कोरल्स की एबिलिटी है कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन्स को बनाने की, ये रिड्यूस हो जाती है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन नहीं मिलेगा तो नए जो कोरल पॉलिप्स हैं वो अपना घर कहाँ पे बनाएंगे, और अगर वो घर नहीं बना पाएंगे तो कोरल रीफ्स नहीं बनेंगे। तो ये जो ओशन एसिडिफिकेशन है ये भी नेगेटिवली इंपैक्ट करता है कोरल रीफ्स को। पॉल्यूशन तो इन जनरल किसी भी इकोसिस्टम को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। अब देखो खूब सारे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से, सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, और जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स रिसीव होंगे तो यूट्रोफिकेशन देखने को मिलेगा, एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा, और एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा तो अल्टीमेटली लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जो कि एक्वेटिक लाइफ को, इन कोरल रीफ्स को, इन कोरल पॉलिप्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। और सिर्फ यही नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स की वजह से यूट्रोफिकेशन देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, केमिकल पॉल्यूशन है, ऑयल स्पिल्स देखने को मिलते हैं ओशन वाटर्स में। और ये जो ऑयल स्पिल्स होते हैं ये सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, और अगर सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो जूज़ैंथेले जो है
वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अगर जूज़ैंथले फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो ये जो कोरल पॉलिप्स हैं इनको फूड कहाँ से मिलेगा, और अगर फूड नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली ये जो कोरल पॉलिप्स हैं इनके मरने की शुरुआत हो जाएगी और ये जो कोरल रीफ्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस। देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फिशरीज की, फिशेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक तो ओवर फिशिंग कर रहे हैं हम और दूसरा डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं। जैसे ब्लास्ट फिशिंग को यूज किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स को यूज किया जाता है फिशिंग करने के लिए। साइनाइड फिशिंग एक मेथड है जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स को यूज किया जाता है। जब ये केमिकल्स, जब ये एक्सप्लोजिव्स पानी में जाके मिलेंगे तो अल्टीमेटली ये जो कोरल रीफ्स हैं इनको नुकसान होगा या नहीं होगा, जो कोरल पॉलिप्स हैं उनको नुकसान होगा या नहीं होगा, जो जूज़ैंथले है उसको नुकसान होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात होगा। कोस्टल डेवलपमेंट एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। कोस्टल डेवलपमेंट अच्छी बात है, लेकिन ये जो कोस्टल डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल नहीं है। इसमें प्लानिंग ऑफ द कोरल रीफ्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये जो कोस्टल डेवलपमेंट है इसके लिए हम लैंड को रिक्लेम करते हैं, और जब लैंड को रिक्लेम करने की कोशिश की जाएगी तो जो कोरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है होगा। अनरेगुलेटेड टूरिज्म, जो टूरिज्म है वो अनरेगुलेटेड है। इनफैक्ट लोग जो हैं वो रीफ्स को थोड़ा सुंदर देख के, उनकी ब्यूटी को देख के उनमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप ये जो कोरल स्ट्रक्चर्स हैं इनके साथ में छेड़खानी करोगे तो बट ऑब्वियसली बात है ये जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रॉय होगा। फिर इसके अलावा कोरल डिजीजेस देखने को मिलती हैं, जैसे वाइट बेंड डिसीज है, ब्लैक बेंड डिसीज है। ये जो कोरल डिसीजेज हैं इनकी वजह से भी कोरल पॉपुलेशन को नुकसान होता है, जो कोरल पॉपुलेशन है उसको डैमेज होती है। फिर कभी कभार नॉन नेटिव स्पीशीज और एलियन एल्गीज देखने को मिलते हैं। अब किसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोरल पॉलिप्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे कोई नॉन नेटिव स्पीशीज आ गई या कोई एलियन एल्गी आ गया तो अल्टीमेटली जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय होगी या नहीं होगी, बट ऑब्वियसली बात होगी। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड माइनिंग। अभी हम बात कर रहे थे कि कोस्टल डेवलपमेंट अच्छी बात है, लेकिन ये जो कोस्टल डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल नहीं है। सैंड और लाइमस्टोन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान जो कोरल हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे या नहीं होंगे, बट ऑब्वियसली बातें होंगे। और जो बड़ा रीज़न है नेचुरल डिजास्टर्स, हरिकेन्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ओशनिक चेंजेस हैं, टेम्परेचर में चेंजेस हैं, ये सब जो हैं वो रीफ की हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो कोरल रीफ्स की ये जो थ्रेट्स हैं इनको भी ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स क्या होती हैं, पॉलिप्स क्या होते हैं, जूज़ैंथले क्या होते हैं, उनकी हेल्दी कंडीशंस क्या होती हैं, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो थ्रेड्स को आप खुद से भी लिख सकते हो। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।